हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़। बेसिकली इसके अंदर मैं वो तमाम क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि डॉट नेट और डॉट नेट की फील्ड के हवाले से, सी शार्प के हवाले से इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, उनको कवर अप करूँगा। किसी वीडियो के अंदर मैं एक ही क्वेश्चन कवर करूँगा और किसी वीडियो के अंदर मैं एक से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करूँगा। लेकिन ये जो सीरीज़ है और ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का हिस्सा बनने जा रही है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे डॉट नेट के हवाले से। तो आज जिस क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट 5। ठीक है, मैंने 5 क्यों लिया है ये मैं बाद में आखिर में आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी आज के दौर में मैं डॉट नेट 5 की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब डॉट नेट 9 आया हुआ है और डॉट नेट 10 के प्रीव्यू एडिशन आ रहे हैं, मैं फिर भी डॉट नेट 5 लिख रहा हूँ, तो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। तो चलें हम इस टॉपिक पर आगे बात करते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखें डिफरेंस क्या है। तो इन डिफरेंस को देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है इसका वो रिलीज़ डेट का सबसे पहला डिफरेंस है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली 2002 में आया था, यानी कि जब सी शार्प आई थी। इस चीज़ को भी आप माइंड में रख लें कि जो सी शार्प है वो 2000 से लेकर 2002 के टाइम उसका टाइम पीरियड था जिस वक्त वो लॉन्च हो रही थी, अपने फीचर्स लेके आ रही थी। ठीक हो गया। और डॉट नेट कोर जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था, जबकि उसके 4 साल के बाद डॉट नेट 5.0 आया। ठीक हो गया। अब इनकी सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़र्क होता है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो सिर्फ विंडोज़ पे चलता था, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते थे, जो भी चीज़ें आप इस पे बनाते थे, उनको चलाने के लिए बहुत लाजमी था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बनी हुई चीज़ को आप विंडोज़ पे चला सकते थे। आप मैक और लिनक्स वगैरह को टारगेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही डॉट नेट कोर आया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया और उसके अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये चीज़ अब अलाउ कर दी कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि विंडोज़ पे भी चले, लिनक्स पे भी चले और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चले। और यही चीज़ जो है वो कैरी ऑन की गई डॉट नेट 5 तक। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सेम नज़र आएंगी डॉट नेट कोर और डॉट नेट 5 के अंदर, और मैं आखिर पे जाके इनका एक मेजर डिफरेंस आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर आप बात करें डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, तो इस पर आप वेबसाइट्स भी बनाते थे, विनफॉर्म्स, ASP.NET, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ बनाते थे, और सेम चीज़ें आपकी डॉट नेट कोर पे भी बनती थी और सेम चीज़ें डॉट नेट 5 पे भी बनती थी। जब परफॉर्मेंस की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा होती है अपने पिछले वर्जन से। तो ये तो आप इस चीज़ को माइंड में रख लें कि जो भी अगर बात करें और कोई पूछे आपसे कि यार आज के दौर में डॉट नेट 35 आ चुका है और डॉट नेट 35 को अगर आप डॉट नेट 33 से, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेहतर है, तो डेफिनेटली जो लेटेस्ट वन होगा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो इस केस में जब हम 3 को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट वन इस सिनेरियो के अंदर डॉट नेट 5 बनता है, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। किस चीज़ से? आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क से। तो इसकी डॉट नेट फ्रेमवर्क की सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी एज़ कम्पेयर टू डॉट नेट 5 के। ओपन सोर्स नहीं, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो उसको सारा का सारा शेयर कर दिया जाता है, कहाँ पे? इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म था ये ओपन सोर्स था? नहीं, ये ओपन सोर्स नहीं था। इसका सारा का सारा फ्रेमवर्क का जो कोड था वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास रखा हुआ था, वो उसकी प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए वो क्लोज सोर्स था। लेकिन जब डॉट नेट कोर आया तो डॉट नेट कोर पे ये डिसाइड कर लिया गया कि अब यहाँ से आगे जितने भी वर्जन आने वाले हैं सारे के सारे ओपन सोर्स होंगे। तो डॉट नेट कोर इटसेल्फ भी ओपन सोर्स था, और जो आपका डॉट नेट 5 था वो डेफिनेटली होना ही था ओपन सोर्स, क्योंकि उससे आगे का डिसाइड कर लिया गया था। अब जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? वो 4.8 है। सही है। अब जो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन 4.8 है और ये हमेशा 4.8 पे रुका रहेगा, ये इससे आगे नहीं जाने वाला, ये यहाँ पे स्टॉप रहेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये कह दिया है कि जो सॉफ्टवेयर पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बन चुके हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अचानक से कुछ ऐसा कर दें कि वो सब सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएं। तो उनको चलाने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क का 4.8 लेटेस्ट लास्ट वर्जन है, और ये लेटेस्ट 3 वर्जन है, और इस पर हम स्टॉप रहेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, और जितनी भी पुरानी एप्लीकेशंस हैं आप उनको इसके ऊपर चलाएं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड नहीं करता कि आप नई एप्लीकेशंस डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बनाएं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट तो अब
आज के दौर में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी रिकमेंड नहीं करता कि आप नई एप्लीकेशंस को .NET कोर पे बनाएं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि आप नई एप्लीकेशंस को .NET के ऊपर लेके जाएं। तो कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि बैकवर्ड कंपैटिबल विद ओल्डर विंडोज ऐप्स। तो जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पुरानी ऐप्स जो पहले बन चुकी हैं उनकी कंपैटिबिलिटी 4.8 और इसके साथ पीछे वाले वर्जन्स के साथ यानी कि .NET फ्रेमवर्क के सारे वर्जन्स के साथ है। और .NET कोर जो है वो नई जो APIs बन रही हैं और वो बहुत ज़्यादा पुरानी ऐप्स नहीं हैं, दरमियान के टाइम की हैं, तो वो .NET कोर पे चलती हैं और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो .NET 5 के ऊपर अवेलेबल हैं। कंबाइंस बेस्ट ऑफ फ्रेमवर्क एंड कोर, यानी कि जो पिछले वर्जन थे .NET फ्रेमवर्क और जो .NET कोर, उसके अंदर से जो भी बेस्ट किस्म की चीज़ें थी उनको उठा के कंबाइन करके तो .NET 5 बना दिया गया था। और उससे आगे फिर जो चीज़ें चल रही हैं .NET 6, 7, 8, 9 वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। डेवलपमेंट फोकस तो .NET फ्रेमवर्क की बात अगर हम करें तो उसका सारा का सारा जो डेवलपमेंट फोकस था वो विंडोज़ की डेस्कटॉप एप्लीकेशन का था। एक्चुअली इसलिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन का कि वो टाइम ही जब .NET फ्रेमवर्क आया वो टाइम ही ऐसा था कि उस पर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, उनकी बहुत डिमांड थी मार्केट में, तो सारा फोकस उसके ऊपर था उनका। फिर .NET कोर आया तो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज का दौर आ गया। माइक्रो सर्विसेज वगैरह क्या हैं डेफिनेटली आगे जब सवाल दूसरे का कवर करेंगे तो उसमें ये भी आपको कवर होता चला जाएगा। तो बेसिकली .NET कोर और .NET 5 जो है वो सारा का सारा जो फोकस है उन्होंने अपना बढ़ा दिया किसके ऊपर, वेब के ऊपर, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सपोर्ट भी अवेलेबल रही। फ्यूचर सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली .NET फ्रेमवर्क में कोई भी नई फ्यूचर सपोर्ट नहीं आ रही और जो .NET कोर है वो भी अब ख़त्म कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया .NET 5 के साथ, बल्कि .NET 5 को भी आगे 6 के साथ, 7 के साथ और जो लेटेस्ट वर्जन आता चला जाता है वो अपने से पीछे वाले को रिप्लेस करता चला जाता है, ठीक है ना। और .NET 5 जो है उसकी फ्यूचर सपोर्ट की बात करें तो वही बेसिकली आपके पूरे के पूरे .NET की दुनिया का जो फ्यूचर है वो .NET ही है, .NET कोर नहीं है, .NET फ्रेमवर्क नहीं है, .NET ही है। अब ये तो एक कंपैरिजन टेबल आपके सामने आ गया, इसको एक स्टोरी की तरीके से याद रख लो यार, ठीक है। कोई भी आपसे डेफिनेटली इंटरव्यू में इस तरीके से नहीं बोलेगा कि आपको पूरा का पूरा एक कंपैरिजन बना के देना है। तो सिंपल सी बात है, पहले .NEट फ्रेमवर्क होता था, वो चल रहा था, फिर माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा लगा कि हमें खाली विंडोज़ ही नहीं बल्कि दूसरे फ्रेमवर्क्स को भी या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट करना चाहिए, जैसे कि मैक, लिनक्स वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, .NEट फ्रेमवर्क के साथ एक और नया फ्रेमवर्क बना दिया। मैं एक स्टोरी के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 2016 में आकर उन्होंने एक और नया फ्रेमवर्क बना दिया जो कि .NEट कोर था। वो ओपन सोर्स था, वो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था और वो नए बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट भी देता था और वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। और उधर से उसके वर्जन आ रहे थे और वो 3.1 पे आ गया और दूसरी तरफ से .NEट फ्रेमवर्क 4.8 पे आ गया। अब 4.8 पे लाके इसको रोक दिया, .NEट कोर के लेटेस्ट वर्जन आते चले जा रहे थे। अब वो चाहे .NEट फ्रेमवर्क हो, .NEट कोर हो या सिंपल .NEट हो, सबको लोग .NEट के नाम से ही जानते थे, कोई भी उसके आगे वर्ड फ्रेमवर्क कोर लगा के उसको नहीं बुलाता था। तो आगे जाके कंफ्यूजन आने वाली थी क्या कि .NEट कोर 3.1 पे रुका पड़ा था और .NEट फ्रेमवर्क 4.8 पे पहुंच चुका था। तो आगे जाके एक वक्त ऐसा आता कि जब .NEट कोर के वर्जन्स आगे बढ़ते चले जाते तो वो भी 4 की सीरीज में आ जाता, 3 की सीरीज से निकल के 4 की सीरीज में, तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती। जब हम बोलते .NEट कोर 4 तो उस वक्त कोर तो किसी ने बोलना नहीं था, .NEट बोल के आगे जब 4 का वर्ड यूज करते तो डेफिनेटली कंफ्यूजन पैदा होती कि ये कोर वाले की बात कर रहा है या फ्रेमवर्क वाले की बात कर रहा है, क्योंकि उससे पहले तो क्लियर था लेकिन आगे जाके कंफ्यूजन पैदा होती। तो इन्होंने क्या किया, .NEट फ्रेमवर्क 4.8 को लास्ट वर्जन कर दिया क्योंकि वैसे भी इसको आगे ले जाने का इरादा तो था ही नहीं, और .NEट कोर को 3.1 पे रोक दिया और इन दोनों की बेस्ट चीजें निकाल के एक नया सिस्टम बनाया और उसको .NEट का नाम दे दिया। और उसके आगे ना ही कोर वर्ड है ना ही फ्रेमवर्क है और उन्होंने कह दिया कि अब खत्म हो चुके हैं, ना ही .NEट फ्रेमवर्क है मॉडर्न दुनिया में, ना ही .NEट कोर है तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन चीज एंड दैट इज .NEट। और अब उसी के वर्जन आते चले जा रहे हैं। 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया और अब 10 आने वाला है आज के दौर में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साथ ही साथ बोनस टिप के हवाले से बताता चलूँ कि .NEट के जितने भी वर्जन आते हैं उसमें से एक वर्जन होता है जिसके आगे STS लिखा होता है और एक वर्जन होता है जिसके आगे LTS लिखा होता है। जो STS वर्जन होता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट, यानी कि वो 1 साल के लिए है, उसके बाद उसको उससे अगला वर्जन रिप्लेस कर देगा और जो अगला वर्जन आएगा वो LTS होगा। 5 STS था, 6 LTS
और फिर इसी तरीके से 7 STS था और 8 आज के दौर में इस टाइम पे 8 LTS है, और जो 9 है वो STS है, और जो 10 है वो डेफिनेटली LTS होगा। तो ये इस तरीके से चलता है, आप हिसाब याद रख लें। जो भी आपके पैटर्न्स हैं इस तरीके से अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि .NET 9 STS है या LTS है, तो आप बता सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है क्लियर हो चुके होंगे। सो यार इस चीज़ का जो है आप ख्याल रखें कि इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा, वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्लियर करने के हवाले से होगा। डेफिनेटली मैंने प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे कोड्स भी शायद आपको यहाँ पे दिखाने पड़े हैं, जो भी कुछ जरूरी होगा मैं करूंगा, लेकिन उसका फोकस सिर्फ यही होगा कि .NET के इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप इजीली क्रैक कर सको। और आज उस सिलसिले की ये पहली कड़ी थी जिसके अंदर मैंने आपको ये डिफेंस के बारे में क्लियर करवाया, और अब यहाँ से आगे हम चलते चले जाएंगे और रोज कोई ना कोई नए टॉपिक्स को जो है देखते चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।